प्रिय विद्यार्थियों, जैसा हमने पिछले विषय में पिछले अध्याय में पढ़ा था कि जो जल का अवशोषण है ना, वो अवशोषण अरीय अवशोषण की हमने बात की थी। अब हमको ऊर्ध्व संचालन की आज बात करनी थी। अरीय का मतलब मैंने आपको बताया था कि उसमें दो तरीके के पाथवे थे, सिम्प्लास्टी पाथवे और एपोप्लास्टी पाथवे, है ना। सिम्प्लास्टी पाथवे जो है वो उसमें क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल इज़ फ्रॉम सेल टू सेल थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा, मतलब प्रॉपर चैनल जाते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि प्रॉपर चैनल जब जाते हैं तो उसका उपयोग कम होता है, और इम्प्रॉपर चैनल यानी कि जब एपोप्लास्टी से जाते हैं सेल वॉल टू सेल वॉल तो उसका संचरण ज़्यादा होता है ना। द कैस्पेरियन स्ट्रिप सेपरेट्स द कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस इट इज़ कंपोज्ड ऑफ, ठीक है ना। जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आपने पढ़ी हैं एनाटॉमी में, जब हम पढ़ते हैं तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आती हैं जो कि परिरंभ को या रंभ को, कॉर्टेक्स को और वल्लकुट को अलग अलग करती हैं। रंभ और वल्लकुट को अलग अलग करती हैं। कैस्पेरियन की जो स्ट्रिप्स होती हैं, इनके ऊपर आपको पता है जड़ में जो ये लेयर प्रेजेंट है इस पर वैक्स लेयरिंग होती है ना। वैक्स जैसा सब्सटेंस होता है जिसको हम सुबेरिन कहते हैं। तो ये ज़्यादा ओपेक होती है ना। तो इसमें जो विच ब्लॉक्स द वाटर and solute molecule through the cell wall of the endodermis. Now the water is forced to go through the cell membrane of different cell leading to transmembrane pathway, है ना। जो कैस्पेरियन स्ट्रिप की जो ओपेसिटी है वो फोर्स करती है कि भैया ऑस्मोसिस को फॉलो करके सेल टू सेल ही आपको ट्रेवल करना होगा, आप सबको से मतलब जल को ट्रेवल करना होगा, ठीक है। अब हमने फिर बात की थी मैकेनिज़्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन की, तो हमने उसमें देखा कि जल अरीय तरीके से चलता हुआ जाइलम स्ट्रैंड तक आ गया। अब जाइलम स्ट्रैंड से इसको ऊपर जाना है ना। पौधा अपनी जल की आवश्यकताओं की पूर्ति मृदा में उपस्थित जल से करता है। छोटे पौधों में क्या होता है, ये सतही होता है, जैसे एल्गी है ना, उनमें तो सीधा आदान प्रदान हो जाता है। किंतु कुछ पौधों में पत्ती से लेकर जड़ की जो दूरी है वो 100 मीटर तक होती है, बल्कि कई पादपों की लंबाई तो बहुत ऊँची है ना। तो यह जो ऊंचाई है और यह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो ऊंचाई है इसमें जल जो जा रहा है वह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जा रहा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बिना गुरुत्वाकर्षण के किसी पुल के इतनी ऊंचाई पर जल अपने आप पहुंच जाएगा? तो इसके लिए जो है उसमें पौधे में जो परिवहन तंत्र है वो उसकी जो स्पेशलिटी है, उसकी जो मैकेनिज़्म है, उसका जो टाइप है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो उस व्यवस्था को मेंटेन रखता है। अगर उस व्यवस्था में कहीं बाधा आती है तो मैंने आपको बताया था कि मलानी होना पौधे में स्वाभाविक है ना। तो अरीय और ऊर्ध्व संचालन की हमने बात कर ली। जब पौधे में जड़ से भूमि से लेकर जल का अवशोषण होना और अवशोषित होकर पत्ती तक पहुंचना या अंतिम कोपल अंतिम सिरे तक पहुंचना, इस पूरी प्रक्रिया को हम रसारोहण कहते हैं। तो रसारोहण क्या है? पौधे के द्वारा जड़ों द्वारा जल ग्रहण किया जाना और उसको प्ररोह शीर्ष तक या प्ररोह के दूरस्थ सिरों तक पहुंचाना रसारोहण कहलाता है। अंग्रेजी में इसे असेंट ऑफ सैप कहते हैं, ठीक है ना। अब जो इसके जो मैकेनिज़्म है रसारोहण, है ना, इसका मैंने आपसे पाथवे पे अभी बात की थी कि दो पाथवे हैं, एपोप्लास्टी और सिम्प्लास्टी। अब इनके प्रदर्शन के लिए वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के थ्योरीज, विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स किए, उनका तो हम बाद में अध्ययन करेंगे ही। लेकिन उससे पहले हम टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात कर लेते हैं कि वाटर एब्जॉर्प्शन कितने प्रकार का होता है ना। वाटर इज एब्जॉर्ब ड्यू टू एक्टिविटीज़। पहला है एक्टिव, सक्रिय, ठीक है ना। सक्रिय अवशोषण। सक्रिय अवशोषण में क्या होता है? अगर आपको पूछा जाए कि सक्रिय अवशोषण से क्या आशय है तो आप सक्रिय अवशोषण की क्या परिभाषा देंगे, है ना। ऐसा अवशोषण जिसमें कि ऊर्जा लगती है, जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता है, उसको हम सक्रिय अवशोषण कहते हैं। कैसे? अभी एक मिनट उसकी हम बात कर लेते हैं। जो सक्रिय अवशोषण है, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड ड्यू टू एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन इन रूट। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर occurs with the help of energy in the form of ATP, which is released due to metabolic activity of root cell such as respiration. Absorption takes place against concentration gradient
even when the concentration of cell sap is lower than the soil water। ठीक है, अब जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन है उसमें सीधा सीधा ऊर्जा का उपयोग है। पौधा अपनी ऊर्जा का उपयोग करता है। वह ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है? जहाँ से हम करते हैं, श्वसन के द्वारा। श्वसन में क्या निर्माण होता है? एटीपी का। तो एटीपी जो इसमें बनते हैं वो पौधे में रसारोहण में या जल के अवशोषण में प्रयुक्त होते हैं। तो प्रयुक्त जो होने वाले एटीपी हैं वो तो पता चल रहे हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन रूट में भी होता है। और ऐसा देखा गया है कि रेस्पिरेशन होने से किसी भी वस्तु के द्रव्यमान में कमी आती है। तो रूट्स में भी ये चीज़ साबित की गई। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रूफ है वो ये है कि कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जो बाह्य जल है उसकी सांद्रता अधिक है भीतर के जल की तुलना में, फिर भी जल पौधों में प्रवेश कर रहा है। ग्रेडियंट के विपरीत आपने ऑस्मोसिस पढ़ा है, जल अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है। विलयन नहीं, जल है ना। तो जल की उच्च सांद्रता कहाँ है? यहाँ पर विलयन की सांद्रता कम है ना। तो जल कहाँ पर प्रवेश कर रहा है? उल्टा हो रहा है। जल को बाहर आना चाहिए लेकिन जल अंदर प्रवेश कर रहा है। सांद्रता कम होने के बावजूद भी, बाहर सांद्रता ज़्यादा है, जल को बाहर आना चाहिए जड़ में से निकल के, मूल रोम में से निकल के, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि एक्टिव जो मूवमेंट है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन है। अभी हम इसके विषय में डिटेल बात भी करेंगे। ठीक है, दूसरा जो विधि है वो है पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो पैसिव एब्जॉर्प्शन जो कहता है वो ये कहता है कि पैसिव एब्जॉर्प्शन इज बाय ऑस्मोसिस। पैसिव एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट when the concentration of the cell sap is the higher than the soil water। ये जो अभी मैंने आपसे कल बात की थी कि अगर सेल का कंसंट्रेशन जो स्वाभाविक रूप से ज़्यादा होता है, क्योंकि जल में जो भी केशिकीय जल मैंने आपको बताया पौधों को उपलब्ध होता है, तो वो निथरा हुआ, वो फिल्टर्ड वाटर होता है। तो जितना फिल्टर्ड होगा उतना ही प्योर होगा। तो ऑलमोस्ट प्योरिटी के आसपास का जल होता है, तो उसकी सांद्रता जो होती है वो न्यून होती है, और जो कोशिका है उसकी सांद्रता तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। तो इस वजह से जो आसपास जो जल उपस्थित है वह मूल रोम में प्रवेश कर जाता है। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन ट्रांसपिरेशन रेट इज हाई और सॉइल इज ड्राई। ठीक है ना। वाटर की जो ग्रेडियंट है, ऐसा नोट किया गया है कि एब्जॉर्प्शन जब ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है, ट्रांसपिरेशन की दर ज़्यादा होती है। ट्रांसपिरेशन मतलब वाष्पोत्सर्जन। अब वाष्पोत्सर्जन की दर कब ज़्यादा होती है? प्राय दिन में ज़्यादा होती है, जब धूप होती है, तापमान होता है, तो उस समय जो होता है एब्जॉर्प्शन की मात्रा ज़्यादा होती है। और ऐसे में आपने नोट भी किया होगा कि जो मिट्टी होती है आसपास की पौधे के, वो सूख जाती है। क्यों? क्योंकि उसका जो सतही जल है ना, वह पौधों द्वारा अवशोषित होने लगता है। ड्यू टू हाई ट्रांसपिरेशन रेट वाटर डेफिसिट इज क्रिएटेड इन ट्रांसपायरिंग सेल्स, है ना। मैंने कल आपको बताया था कि जल जो है वह मूल रोम से अपनी मूल रोम कोशिका में आ गया। क्यों? क्योंकि सांद्रता मूल रोम की ज़्यादा थी। जल बाहर के माध्यम से, केशिकीय जल जो है, जो मृदा का जल है, वह कोशिका में आया। जैसे कोशिका में आया उसकी सांद्रता, मूल रोम की सांद्रता कम हो गई। किसकी तुलना में? जो उसके आसपास की जो अधिचर्म कोशिकाएं हैं उनकी तुलना में। तो जो अधिचर्म कोशिकाओं की सांद्रता जब अधिक हो गई इनकी तुलना में, तो जल इस मूल रोम कोशिका से अधिचर्म की अन्य कोशिकाओं में चला गया। अब अधिचर्म की कोशिकाओं की सांद्रता कम होगी किसकी तुलना में? बाहर की वल्लकुटीय कोशिकाओं की तुलना में। तो जल वल्लकुट की कोशिकाओं में चला गया, और इस प्रकार से एक सतत स्फीत दाब मेंटेन हो गया, प्रारंभ हो गया, और जल स्वतः ही पास की कोशिकाओं में एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्रवेश करने लग गया। एक ग्रेडियंट क्रिएट हो गया अपने आप ही। जैसे आपने हम देखा होगा, हम कई बार क्या करते हैं, हम टंकी में, हालांकि वह क्रिया तो बिल्कुल निर्जीव क्रिया है, टंकी में पाइप लगाते हैं, थोड़ी सी ऊंचाई वाली टंकी हो भले, और उसमें से मुंह से पाइप से पानी खींचते हैं और एक बार छोड़ देते हैं तो पानी बहना चालू हो जाता है अपने आप ही। हम बार बार थोड़ी खींचते हैं। क्यों होने लगता है ऐसा? क्योंकि वो एक ग्रेडियंट फ्लो चालू हो जाता है ना। वो क्या होता है? वो आसंजन ससंजन बल की वजह से होता है, कैपिलैरिटी मूवमेंट है। लेकिन क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इसको फॉलो करता है उसकी दिशा में, इसलिए वो अपने आप चलने लग जाता है। तो ऐसा ही यहाँ भी एक ग्रेडियंट क्रिएट हो गया जो कि ऑस्मोसिस के द्वारा मेंटेन हो रहा है। और जो साथ की कोशिकाएं हैं, क्योंकि उनमें कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, तो जल विलायक के रूप में उन कोशिकाओं में प्रवेश करता जा रहा है, और जैसे जैसे कोशिकाओं का फैलाव बढ़ता जाएगा जल उनमें उपलब्ध होता जाएगा।
द सक्शन फोर्स दस डेवलप्ड इज़ ट्रांसमिटेड टू रूट जाइलम। अब ये जो फोर्स डेवलप हुआ, ये जो प्रेशर डेवलप हुआ, ये खिंचाव डेवलप हुआ, ये अल्टीमेटली जाइलम, क्योंकि जाइलम भी कनेक्टेड है। और आपने देखा है कि जो अपना मूल है उसका जाइलम कैसा होता है, उसका वेस्कुलर बंडल अरीय है ना। प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, मेटाजाइलम अंदर की तरफ रेडिएटेड है। तो जो कैपिलरिटी है उसकी बहुत फाइन है, तो एकदम जल तेज़ी से उसमें प्रवेश करता है। इट पुल्स वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग रूट सेल्स टू मेक अप वाटर डेफिसिट। अब ये क्या होता है, इसमें तेज़ी से एकदम, जैसे खड्डे में पानी बहता हुआ और एकदम खड्डे में गिर जाए तो क्या होता है, ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है और तेज़ी से आने लगता है। तो जैसे ही कैपिलरिटी किसकी, जाइलम की कैपिलरिटी में जल आता है ना, तो वो एकदम तेज़ी से प्रवेश करता है। और जब वो तेज़ी से प्रवेश करता है तो ग्रेडियंट और तेज़ हो जाता है ना। ये एक तरीके से एक दाब की परिकल्पना यहाँ पर की जा सकती है। और कुछ वैज्ञानिकों में आगे हम थ्योरी पढ़ेंगे, तो जब हम इन थ्योरीज़ की बात करेंगे तो इन थ्योरीज़ में क्या हुआ कि इन थ्योरी के अंदर मूल दाब की थ्योरी भी आएगी और विभिन्न प्रकार की अन्य थ्योरीज़ भी आएंगी। हम इनकी चर्चा विस्तृत रूप से करेंगे। अभी तो ये दो जो थ्योरीज़ हैं, जो दो मेथड हैं, इनकी हमने बात की और आगे की हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ के रखें, क्योंकि इसमें चित्रों का बहुत प्रयोग है ना, समझने के लिए। विभिन्न सिद्धांत, विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए सिद्धांत, उनकी हमको चर्चा करनी है, तो हम थोड़ा सा उसके विषय में चर्चा करेंगे, है ना। तो आप लोग नेक्स्ट उसमें थोड़ा सा इसके चित्र वगैरह समझ के आए, मैं भी लाऊंगा और आप भी कोशिश करें कि हम इसको कर सकें।